पंजाब में अब मेरा ये कहना है पंजाब से कि सिखों को इस समय समझदारी से काम करना चाहिए। कि जो हालात सिखों के और मुसलमानों के बन रहे हैं उसमें उनको पूरी तरह पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस से अलग कर दिया गया। अब ये सिखों को और मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि हमने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, शहादतें दी, सारा कुछ किया, और उसके बाद अगर हम भारत के लोग ही नहीं रहे, अलग राजनीति से बाहर निकल जाएंगे। ये सवाल सिखों के सामने भी है और ये सवाल मुसलमानों के सामने भी। मैं एक बात और जाहिर कर दूं आपके, हाल ही में हमने ये देखा कि राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, और जिसको यूथ ऑफ आइकॉन यानी राघव चड्ढा को हम लोग यूथ आइकॉन जो है भारतीय जनता बोलती थी। हाल ही में हमने देखा कि पार्लियामेंट में तरह तरह के मुद्दे उठाने लगे, जोमेटो को लेकर, 10 मिनट की डिलीवरी को लेकर, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे, ट्रैफिक को लेकर जो मुद्दे उठाने लगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने उनको यूथ आइकॉन का जो है वो लकब भी दे दिया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अचानक उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली। पहले से उसका असर तो दिख रहा था कि वो आम आदमी पार्टी से हट के तमाम चीज़ों पर बैठ के जो बातचीत भी कर रहे थे, और वो खुद ज्वाइन नहीं हुए बल्कि उसके साथ साथ जो है 6 लोगों को और साथ में लेकर गए, ताकि उनकी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्यता है वो बरकरार रहे, वो खत्म ना हो। अगर वो खुद अकेले जाते तो ये होता कि उसकी जो मेंबरशिप मेंबरशिप थी वो खत्म हो जाती। तो उन्होंने 7 लोगों ने लगभग जो है वो बीजेपी ज्वाइन की है। लोग जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट्स अपने तौर पर अपनी तरह की बातें कह रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है सरदार दया सिंह साहब हैं, ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष हैं, और कई किताबों के राइटर हैं, मुसन्निफ हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी के बारे में लिखी, आम आदमी पार्टी का जो मकासद है उसके बारे में लिखा। जैसा आपका स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग आते हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, और तमाम फर्स्ट टाइम उनकी राजनीति में एंट्री होती है। वो अभी जैसे हमने देखा कि 7 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो आप शुरुआती दौर से आप हमेशा ये बोलते थे कि ये लोग जो है असदुन ओवैसी को भी पार्टी बोलते हैं बीजेपी की, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, कि आम आदमी पार्टी वो बी टीम है जो है केजरीवाल की, वो भी आरएसएस और दूसरे जहनों के उस पर जो काम करती है। तो ये किस तरह आप देखते हैं कि तमाम जो सात सांसद है, सब लोग जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और दूसरी पार्टी के मुकाबले जो? जमील, एक बात ये समझनी चाहिए, इसकी पृष्ठभूमि समझ जब तक नहीं आएगी तब तक इस पार्टी का कोई समझ नहीं आ सकता। ये क्यों बनी? इसका कारण ये था कि अगर आप सरदार मनमोहन सिंह को देखें तो 2004 में पहले बार 145 सीट के साथ सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। उस समय बीजेपी के साथ 138 मेंबर पार्लियामेंट थे, केवल 7 मेंबर पार्लियामेंट का डिफरेंस था। उसमें जब सरदार मनमोहन सिंह को बनाया तो सरदार मनमोहन सिंह ने जो समझदारी, जो मैं समझता हूँ कि जो सेकुलर क्रेडेंशियल अगर देखना हो तो सरदार मनमोहन सिंह को देखो। सरदार मनमोहन सिंह ने क्या किया कि उन्होंने सच्चर कमेटी बनाई, मुस्लिम उनके साथ आ गए। उन्होंने 1984 की माफ़ी मांगी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सिख उनके साथ चले गए। और 2009 में जब इलेक्शन हुआ तो अडवाणी वर्सेस मनमोहन सिंह इलेक्शन था, सीधे का सीधा। तो मनमोहन सिंह को 206 मिली, जबकि वामपंथ बाहर हो गया था, और अडवाणी को 116 सीट मिली। इसका मतलब अंतर बहुत हो गया। इन द मीन टाइम जो पिछले केसेस थे जो आरएसएस के खिलाफ, जो 2002 के और बाकी वो हर करकरे वाले जो सारा सिस्टम था, वो सारे ऑन ट्रैक आ गए। ट्रैक पर आए तो आरएसएस को लगा कि सरदार मनमोहन सिंह अगर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो फिर हमारी जिंदगी जेल में कटेगी। इसलिए उनके मन में था कि किसी न किसी ढंग से सरदार मनमोहन सिंह और इस सरकार को बरतरफ किया जाए, निकाल दिया। उसके लिए ये ढांचा रचा गया। केजरीवाल भी उसी पार्ट एंड पार्सल है। आप केजरीवाल को अलग तौर से नहीं देख सकते। केजरीवाल की अगर जिंदगी को देखें तो केजरीवाल भजन लाल के नजदीकी रहा। केजरीवाल को एनएसी में जो राइट टू इंफॉर्मेशन वाला जो है, उस एक्ट के लिए भी ये आईआरएस होते हुए 20 साल एक ही सीट पर रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि भजन लाल के कारण ये एक ही सीट पर रहा। इसकी जो सारा इसके बैकग्राउंड में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। तो इसके बैकग्राउंड में क्या था, वो भजन लाल था। भजन लाल ने एक नई पार्टी बनाई। जब भजन लाल को हरियाणा कांग्रेस कमेटी से निकाल दिया गया और उस समय डॉक्टर राम प्रकाश हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए। उस समय उन्होंने सोचा कि हम कांग्रेस को डाउन कैसे करें। तो कुलदीप बिश्नोई ने एक नई पार्टी, क्या नाम था, सर्वहितकारी पार्टी, क्या नाम था वो पार्टी से, और इसको सुंदर नगरी में कहा कि तू हमारी पार्टी के लिए काम कर।
उसकी बैकग्राउंड में ये था। अब इसको दो बेनिफिट हुए, एक तरफ भजन लाल का बेनिफिट हो रहा था, दूसरी तरफ आरएसएस वाले चाहते थे, क्योंकि उनके साथ भी इसका नज़दीकियां थी, आरएसएस वाले चाहते थे कि इसका फायदा उठाए, क्योंकि इसने 2 साल की स्पेशल लीव भी इसको मिली और उसके लिए सारे फायदे इसको उठे। और इसने लास्ट में भजन लाल ने जब रिजाइन दिया तो भजन लाल के साथ इसने 9 लाख का चेक बना के और सरदार मनमोहन सिंह के पास भेज दिया। तो मेरा ये कहना था कि इसकी नज़दीकियां कांग्रेस में भी इसी टाइप की रही, जो भजन लाल के कारण। भजन लाल भी उसी टाइप का था जैसे आरएसएस का। मेरा ये कहना है कि आरएसएस का जो अन्ना आंदोलन था, अन्ना आंदोलन इसीलिए एक आरएसएस ने अन्ना आंदोलन को आगे बढ़ाया, केजरीवाल क्योंकि उनका एक नज़दीकी था, तो केजरीवाल को कन्वीनर बनाया और उन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया। मुझे याद है कि मुझे स्वामी अग्निवेश ने मेरे पास आदमी भेजा जिस दिन रामलीला मैदान में एक सम्मेलन होना था, तो उन्होंने कहा कि आप भी उसमें सम्मेलन में आओ, क्योंकि शायद उनको चाहिए था कोई सरदार चेहरा भी होगा। मैंने कहा मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, मैं ये काम करता नहीं हूँ, इसलिए मेरे इतने में रितंबरा आ गए। तो रितंबरा उसी सीट वही रामलीला मैदान में, मैंने कहा ये लो आप आगे रितंबरा बत हो गया काम। इसका मतलब ये आरएसएस का प्रोडक्ट है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो सारे इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को कहते हैं, चाहे आशुतोष हो, चाहे आनंद कुमार हो, प्रोफेसर आनंद कुमार हो, चाहे बाकी, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे सारे के सारे, ये इनको लालायत था कि शायद हमारी भी पोजीशन अदरवाइज तो बनेगी नहीं, तो शायद आम एक ये नए किस्म का किस्सा बनेगा, तो शायद हमारी भी आइडेंटिटी उभर कर आ जाए। ये जितने भी समाजवादी थे, इवन गांधीयन भी बहुत सारे इनके साथ आए। फिर मैंने 2011 में जब रोज कोई पटाखा बोलता था तो मुसलमान को अरेस्ट कर लेते थे या मुसलमान के ऊपर, तो मेरे पास आए मोहन सिंह पैलेस पर कुछ मुस्लिम पत्रकार, तो वो कहने लगे, मैंने कहा मैं एक यात्रा करता हूँ। मैंने उस समय 15 अप्रैल 2011 से लेकर 28 अप्रैल 2011 तक मैंने वेई नदी कपूरथला से गंगा नदी तक एक यात्रा की। मेरे साथ गांधीयन की जो उस समय की अध्यक्षा थी राधा भट्ट, वो भी मेरे साथ चल पड़ी। मैंने वो 3 चैप्टर लिखे, तो सिख क्या सोचता है, मुस्लिम क्या सोचता है, विज़ हिंदू क्या सोचता है, और ये मैंने सरदार मनमोहन सिंह के पास भेजा कि इस अन्ना आंदोलन के पीछे का सच जो है वो आरएसएस है, उसका कोई लेना देना नहीं। मैं समझता हूँ कि इस हालात को हमने जब देखा तो सरदार मनमोहन सिंह ने मेरे उस समीक्षा की अप्रिशिएशन तो की, उस यात्रा की अप्रिशिएशन की, तो आगे वो कर सके ना कर सके मेरा कोई लेना देना था नहीं। तो मेरा जो कहना है लबोलुबाब इतना है कि केजरीवाल एंड कंपनी कुछ नहीं है, ना ये कोई पार्टी थी, ना ही इनका कोई लेना देना था। ये तो आरएसएस ने ये सोचा कि जो बीजेपी को वोट नहीं डालता तो कांग्रेस का वोट कैसे बदला जाए, तो कांग्रेस के वोट को काटने के लिए आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ा दिया। इसके पीछे का सच इतना है। अब 2013 में आप अगर केजरीवाल को देखो तो जब पहला इलेक्शन दिल्ली में लड़ा गया तो उसमें आप पोस्टर छपे और सारे स्कूटरों पर, 3 व्हीलर पर लगे, उसमें था कि केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल, ये बाकायदा पोस्टर छपे। तो इसका मतलब है एसोसिएटेड पूरी तरह क्लियर था कि एसोसिएटेड विद आरएसएस और बीजेपी के साथ। तो मेरा ये कहना है कि ये केजरीवाल एंड कंपनी जो है वो बीजेपी के लिए काम करती। मैंने एक बात और आपको बता दूं कि आप अगर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब सिखों के ऊपर कत्लेआम हुआ और इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस को 412 सीट मिली। जैसे ही पूरी की पूरी आरएसएस ने डोमिनेट कर दिया था, कांग्रेस पूरी की पूरी कांग्रेस बीजेपी आरएसएस के हाथ में आ गई। 1986 में आरएसएस ने ही बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया राजीव गांधी से। राजीव गांधी थी कि जब तक जरूरत आरएसएस को थी तब तक राजीव गांधी बड़े बढ़िया थे। जैसे ही उनकी जरूरत नहीं रही तो उन्होंने बॉफर्स का केस लगा के उनको साइडलाइन कर दिया। उसके बाद कांग्रेस 2004 तक कहीं खड़ी नहीं हो सकी। तो मेरा ये कहना है कि ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये आरएसएस का सिस्टम बनाया। अब वो ये केजरीवाल के कहीं ये मन में था कि वो मोदी के खिलाफ तो बोलता था पर वो कभी आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलता, बल्कि एक लेटर भी उसने मोहन भागवत को लिखा, बजाय कि वो अगर कोई शिकायत अगर प्राइम मिनिस्टर के बारे में करनी है तो राष्ट्रपति को करे, वो मोहन भागवत को कर रहा था। इसका मतलब ये है कि ये बाकायदा तौर पर, पक्के तौर पर आरएसएस का वॉलंटियर है, आरएसएस का कार्यकर्ता है और आरएसएस के लिए काम करता है। इसीलिए योगेंद्र यादव हो, कुमार प्रशांत भूषण हो, प्रशांत भूषण ने तो माफी मांग ली कि हमारे से गलती हुई है,
तो मेरा ये कहना है कि इससे ये कोई पार्टी नहीं, ये कोई दल नहीं, इसकी कोई राजनीति नहीं, ये तो केवल दिल्ली से कांग्रेस से मुक्त करना था और पंजाब से सिखों से मुक्त करने के लिए ये पंजाब में जब गए तो पंजाब में मैं तो 2017 में जब इलेक्शन ये लड़ रहे थे, पहला इलेक्शन ये लड़ने गए, जब इन्होंने वहाँ ड्रगिस्ट के सारे जो सिख है, उड़ता पंजाब अगर आपने फिल्म देखी हो तो उसमें सिखों को ही गैंगस्टर बना दिया और सिखों को ही ड्रगिस्ट बना दिया। तो उस समय मैंने ये बात उठाई थी, बस एक सेकंड और। हाँ। तो यही बात मैंने उस समय कहा कि क्या आप समझते हो कि सिख सारे के सारे केवल नशेड़ी है और कोई काम नहीं है पूरे देश में, केवल सिख ही नशेड़ी है? आप बदनाम करने का नतीजा ये निकला कि 2017 में ये बुरी तरह हार के आए और 2022 में तो कांग्रेस ने ही तस्त्री में इनको जाके पूरी सरकार दी। तो मेरा ये लेकिन जैसा मेरा ये कहना है कि आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी की खड़ी की हुई टीम है, जो आरएसएस की एक टीम आप बता रहे हैं? नहीं, मैं बी टीम नहीं कह रहा। नहीं, आप आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि भाई वो भी ऐसी जो वो तो उनकी क्रिएटेड है, उनकी एसोसिएटेड है, बिल्कुल एसोसिएटेड। मैं उसको बी टीम कह ही नहीं रहा, लेकिन तो उन्हीं की पार्टी। आप ये देखिए कि आप खुद आपके पंजाब में सिखों ने उनको वोट दिया और बहुमत उन्होंने हासिल की, वहां पर इख्तियार में वो सब के सब लोग आ गए। तो इसी तरीके से ये भी तो होता है ना कि कांग्रेस के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। हिमंत बिस्वा शर्मा को देखिए आप, किस तरह की उसकी जबान है। तो हम इस बिना पर किसी को तो ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बीजेपी की एसोसिएटेड टीम है या वो ऐसा है, तो ऐसा कहना मुनासिब होगा फिर? नहीं, ये बात जब मैं ये कह रहा हूं कि वो पार्टी जैसे ओवैसी के बारे में कोई कह दे या किसी और के बारे में कह दे, अभी जो आसाम में जो बदरुद्दीन वाली बात है, तो ये बातें अलग होती हैं। इसका कोई, ये तो बाकायदा तौर पर इसको तो खड़ा इसलिए किया है तो आरएसएस ने खड़ा किया। मेरा ये कहना है कि तो आरएसएस का प्रोडक्ट है, आरएसएस ने इसको खड़ा किया, आरएसएस ने इसको बढ़ाया, और क्योंकि जितनी गालियां ये बीजेपी को देगा उतना ही कांग्रेस का वोट ट्रांसफर होगा। अब पंजाब में जो आप सिखों की बात की, पंजाब में सिचुएशन ऐसी थी कि कांग्रेस 2022 का 2017 में कांग्रेस जीत कर आई और 2022 में जीती बाजी कांग्रेस ने अपनी प्लेट में आप डाल के दे दी। कोई इसको वोट नहीं पड़ रहा था। कोई कहे कि आम आदमी पार्टी को वोट, तो वहां के लोग टूटे हुए थे। जैसे 43 मेंबर 43 कांग्रेस के ही मेंबर एमएलए थे जो आम आदमी पार्टी में एमएलए बन गए। इसी तरह अकालियों के भी ऐसे हुआ। तो इसके पास कोई अपने वोट नहीं है, ये ना इसके पास कोई अपनी वो है, वो तो केवल समय है कि भैया हमें एक मौका मिला है तो क्यों ना बेनिफिट, और इसको ये मौका मिल गया, ये पैसा ही का। अभी जो 7 राज्यसभा के मेंबर गए हैं, अब इनमें से कोई एक सरपंच का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इन 7 में से कोई ये कहे कि हम बड़े वोकल हैं, हमारे वोट कहाँ से है इनके पास? वो कोई राघव चड्ढा वहां वोट ले ले, कोई 4 वोट ना दे, कोई विक्रमजीत सिंह सानी को उसको वोट मिल जाएगा। कोई इनको वोट, ये कोई वोट नहीं है, ये तो केवल जुगाड़ है पैसे का। और पैसे का मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाता, पर क्योंकि लवली यूनिवर्सिटी का जो हुआ उसको डिप्टी लीडर बना दिया जब इसको राघव चड्ढा को, तो मेरा ये कहना है कि इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो बीजेपी ने अपने एक एसोसिएट को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाकर बीजेपी ने सोचा कि अगर बीजेपी कहीं हारती है या उसको वोट नहीं मिलता तो अपनी एसोसिएट को ही वोट दिलवाते, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे वो। अब दिल्ली का क्या हुआ? दिल्ली का अभी इस बार उसको बीजेपी को अब जरूरत नहीं थी अपनी एसोसिएट की, उन्होंने इसको बरतरफ करके पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ। इसी तरह बीजेपी अब चाहती है कि अब पंजाब में अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम अपने आप में ही उसको एस्टेब्लिश करने। आपने देखा नहीं कि बहुत सारे सिखों को, जो सिख लीडर्स थे, उनको बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया ताकि सिखों के शक्ल से या उनके परसेप्शन से शायद हमें वोट ट्रांसफर हो जाए। तो इसलिए ये कोई राघव चड्ढा हो या 7 मेंबर पार्लियामेंट हो, इनका कोई वोट बैंक नहीं है। इनका तो एक केवल ये है कि जिस ढंग से ये गए थे उसी ढंग से वो चले गए। अब मेंबर पार्लियामेंट है, अब ये सोच रहे हैं कि शायद हम ना जाएं, तो जाएं या ना जाएं मेरा ये इशू नहीं है, कोई रहे या ना रहे मेरा ये इशू भी नहीं है। पर मैं ये समझता हूँ बात एक ही इधर है उधर है कि उगड़ गया जैसे खोटा टबुआ जब नदर सराफा आया। जब आदमी को जो पहचान करने वाला था, जिसको सराफा था, उसको समझ में आ गई तो खोटा सिक्का था, और खोटे सिक्के का काम खोटा सिक्का ही होता है। और इसमें ना केजरीवाल, ना भगवंत मान, ना कोई इसकी कोई राजनीति है। कोई राजनीति पंजाब में नहीं चल रही। पंजाब में तो एक नए किस्म की, क्योंकि सिखों में समस्या है कि सिख एक खेरू डिवाइडेड हाउस बन गया।
अकाली दल आपस में अकाली दल से लड़ पड़ा इस सारी सिचुएशन में। अब सिखों का विवाद आपस का विवाद है। अगर आज सिख एक मंच पर आ जाए तो कोई पार्टी जीत नहीं सकती, कभी जीती नहीं। तो मेरा ये कहना है, तो इसलिए ये कोई खास बात नहीं है और ये तो चले गए और ये बाकी भी चले जाएंगे। अगर ये नहीं जाएंगे तो इलेक्शन के नज़दीक जैसा है तो पार्टी वैसे ही मार जाएंगे। मतलब कोई भगवंत मान की या इनकी कोई सरकार नहीं चल रही, तो केवल इसलिए है कि अब 6 साल, क्योंकि 92 मेंबर एमएलए हैं, तो 92 एमएलए को 2/3 तोड़ने या 1/3 निकालने मुश्किल होता है, कोई आसान नहीं होता। और किसी पार्टी, ना तो कांग्रेस के पास अभी दम है और ना ही किसी और के पास दम है। नहीं तो 18 सीट कांग्रेस के पास है, पिछले बार भी आवाज़ उठी थी, 43 इनके एमएलए वहाँ गए। वो इसीलिए वो कई बार कह देते हैं कि 59 का आंकड़ा है 50% का। अगर 43 + 18 तो अभी है कांग्रेस के पास। ये सिखों को इस समय समझदारी से काम करना चाहिए। ये जो हालात सिखों के और मुसलमानों के बन रहे हैं उसमें उनको पूरी तरह पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस से अलग कर दिया गया। अब ये सिखों को और मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि हमने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी, सारा कुछ किया, और उसके बाद अगर हम भारत के लोग ही नहीं रहे। वी द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल की बात की है, तो वी द पीपल, वी आर ऑल्सो द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो क्या हम एलिनिएशन में चले जाएंगे, अलग राजनीति से बाहर निकल जाएंगे? ये सवाल सिखों के सामने भी है और ये सवाल मुसलमानों के सामने भी। मैं एक बात और जाहिर कर दूं आपके माध्यम से, ये अच्छा होगा कि एक मैसेज चला जाए। मैंने अभी गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 350 वर्ष को मैंने मुस्लिम समाज के साथ राय आमा करके वो शहादत को पहले बार 50 मेरी ज़िंदगी के 50 साल में ये पहला था कि मुस्लिम आगे, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सुलेमान खुर्शीद हो, इकबाल अंसारी जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए पटना हाई कोर्ट से, मोहम्मद अदीब हो या बाकी लोग हों, सब लोग आगे बढ़े। और मुझे लगा कि इस बार एक नए किस्म के हमें आया कि हमारा भी हक है। और अगर ये कंपोजिशन आता है तो 15-20% वोट जो हिंदू, जिसको सेकुलर हिंदू हम कहते हैं, वो वोट साथ में आ जाता है। तो कोई कांग्रेस को भी ये समझदारी पैदा करनी चाहिए और अकालियों को भी ये समझदारी पैदा करनी चाहिए कि आओ मिलकर बैठे समझें। नहीं तो इस समय जिस हालात से देश चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस देश का जो हालात अब ईरान के और अमेरिका के और जिस हालात से देश फंसा है उसमें से कैसे निकले। देश के लिए कुर्बानियाँ की है। तो मेरा ये कहना है कि इस समय पंजाब में 2027 में इलेक्शन होना है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी 2027 में इलेक्शन होना है। तो अभी से अगर कांग्रेस समझदारी करती है तो हम लोग उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर कांग्रेस को भी अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। वो खड़ी कहाँ है? एक बात और मैं बार बार कहता हूं कि जो 22.5% वोट पर कांग्रेस खड़ी है, वो बीजेपी ने 22.5% SC और ST वोट को उसने अपनी जेब में डाल लिया है। अब उसमें से ये निकलना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि इनको आगे बढ़ना चाहिए और एक इस कंपोजिशन में आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस बार भी जो इलेक्शन हुआ है, शायद इस बार भी बीजेपी के बहुत ज़्यादा हाथ ना लगे। तो मेरा ये कहना है कि आओ मिलकर इस बात को आगे चलाएं। और मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए मैं समर्पित भी हूँ। मैं समझता हूँ कि ये देश हमारा और देश के सेकुलर क्रेडेंशियल को हमारा ड्यूटी बनती है। और सिख और मुस्लिम हैं तब तक ये देश सेकुलर है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस देश के सेकुलर क्रेडेंशियल को और इस देश को बचाएं। मेरा ये कहना। बहुत शुक्रिया। आपने दया साहब की बात सुनी। दया साहब का जोर इस चीज़ पर है कि मुसलमान और सिखों की जो राजनीति है वो लोग जो है ख़त्म करना चाहते हैं, उनको राजनीति से हटाना चाहते हैं ताकि उनकी जो शहरियत है वो ख़त्म हो जाए। असल मकसद तो दया साहब ये कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, सियासत ही खत्म हो जाएगी। ऐसा यार क्या है, अपने आप खत्म।